अगर ना आप यूपीएससी में नए एंट्रेंट हैं, आपने रिसेंट ही तैयारी शुरू की है, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा सोशल मीडिया या फिर बहुत सारा, अगर आप देखें कि कॉलेज का माइंडसेट भी रहता है, स्कूल का माइंडसेट कि मुझे इतने में से इतने नंबर स्कोर करने हैं, कि मुझे बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर करने हैं यूपीएससी में। तो इसलिए ना हमारे कमेंट सेक्शन में अगर आप देखें, या हमें जो मेल्स आती हैं या कॉल्स हमारी बढ़ चुकी हैं, वो ये कॉल्स ना बच्चे इंक्रीजिंगली थोड़ा ऑब्सेस करना शुरू हो गए हैं कि सर कैसे 300 प्लस नंबर लाए जाएं ऑप्शनल में। 300 प्लस ना दिमाग में घुस गए। अब ना मैं थोड़ा चाहता हूं बताना कि आप इस चीज पे कैसे ऑब्सेस कर सकते हैं। मतलब आई एम वरिंग, आई एम काइंड ऑफ बैफल्ड कि 300 प्लस पर आप कैसे और क्यों ऑब्सेस करना शुरू हो चुके हैं। आप रैंक निकालने की बात करें, 300 प्लस अगर नंबर आ गए, कोमल अग्रवाल के थे लास्ट टाइम, शी वाज पार्ट ऑफ आवर कोर्सेज, मेधा आनंद के हैं इस बार पार्ट ऑफ आवर कोर्सेज, उसके पहले सृष्टि जैन देशमुख के भी थे। 300 प्लस नंबर आ जाते हैं बच्चों के, लेकिन 300 प्लस नहीं आएंगे तो क्या रैंक नहीं आएगा? तो एक ना इस चीज पर देखो, यहां पर ना अनिमेश प्रधान को देखो, रैंक 2, 300 प्लस तो नहीं दिख रहे, स्कोर बहुत अच्छा है 286, ब्रिलियंट स्कोर, लेकिन 300 प्लस तो नहीं है, रैंक 2 ही आ गया। अरे भाई, अर्नब मिश्रा 285, अदिति 289, अनुजा 253, ये चारों के चारों जो आप बच्चों को देख रहे हैं, चारों के चारों आईएएस ऑफिसर्स हैं, और चारों के चारों ने 300 प्लस तो नहीं लिए। सर ये क्या बात बनी? तो इसलिए मैं आपको चाहता हूं थोड़ा सा जो डी ऑब्सेस करना, आपका थोड़ा ऑब्सेशन को कम करना, कि हम रैंक निकालने की बात करें, उसका प्रोसेस समझें। 300 प्लस आ गए, बहुत ही बढ़िया, वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप अचीवमेंट है, लेकिन अगर 300 प्लस नहीं आए तो क्या रैंक नहीं आएगा? तो इसी पे बात करते हैं कि 300 प्लस नहीं, आपको ज्यादा स्कोर करना है। ज्यादा स्कोर करना है किससे? बाकियों से, अदर्स। मैं आपको ना थोड़ा सा क्विक डेटा भी दिखाऊंगा, जिसके थ्रू आप इस बात को थोड़ा और समझ पाएंगे कि ना बाकियों से ज्यादा स्कोर करना होता है। ऐसा नहीं होता कि मुझे पूरे में से पूरे नंबर चाहिए। वो 10वीं 12वीं के बोर्ड के बाद हम देखते हैं बहुत ऑब्सेशन होता है, मुझे 100% नंबर चाहिए एक्सेट्रा। वो यहाँ यूपीएससी में ऐसा नहीं होता। ये आइडिया सही नहीं है। हम जो अगर प्रोसेस बनाएं, अगर हम कुछ टारगेट लेके चले, तो वो टारगेट्स क्या होंगे? 300 प्लस के नेवर बी द टारगेट। आ जाए बहुत ही अच्छा, उसका आउटकम निकलाए, लेकिन हम इस पर निर्भर होकर नहीं जा सकते। हम इस तरह के माइंडसेट के साथ नहीं जा सकते कि मुझे इतने नंबर तो चाहिए ही चाहिए। एक ना एग्जांपल दो, जैसे ना 2016 में जो प्रीलिम्स की कट ऑफ थी 116 पॉइंट समथिंग थी। ओके सर, 2023 में देखें अगर, तो वो कट ऑफ 75 पॉइंट समथिंग थी। अब आप एक माइंडसेट से जाएं कि मैं 120 नंबर तो लाऊंगा ही लाऊंगा। अरे भाई नहीं आएंगे ना। 2023 में 120 नंबर लाने वाले को शायद राष्ट्रपति इनाम दे देते आके ना, कि अरे भाई क्या नंबर लिया, 120 में से ही आ गया। नहीं आ रहे। पेपर में सवालों की जो पूछे जाने की शैली अलग है, और सवालों में ऑप्शंस काफी डिफिकल्ट हैं, एंड जो कंटेंट पूछा जा रहा है सवालों में वही डिफिकल्ट है। पैरेलल जो पेपर आता है सीसैट पूरा जो मिलके बनाएगा, वो भी डिफिकल्ट है। तो अनेकों कॉम्बिनेशन बन के 75 पॉइंट समथिंग अगर आपके आ गए, 116 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना। तो इसलिए आप क्या ये माइंड सेट लेकर जा सकते हैं कि मुझे इतना प्लस नंबर तो चाहिए चाहिए, 300 प्लस तो चाहिए चाहिए? अरे नहीं, ऐसा माइंड सेट लेके मत जाओ, इसको मत कैरी करो। इंस्टेड क्या करना है मैं आपको वो बताता हूं कि करना क्या है। एक सिंपल सी चीज करनी है। उसके पहले ना एक बार डेटा को देखो, मैंने डेटा आपके लिए ही लगाया यहां पर, कि ना 2013 में जब पैटर्न चेंज हुआ है ना यूपीएससी, उसके पहले 2 ऑप्शनल पूछा करता था, और जीएस के सब्जेक्ट भी 2 ही हुआ करते थे। तो पेपर का जो टोटल मार्क्स थे वो भी अलग थे। तो ये पेपर बदला, 4 जीएस के से जो हमारे पेपर हो गए, एंड 2 ऑप्शनल से घटकर 1 ऑप्शनल रह गया। तो आप ना 2013 की कट ऑफ देखो, जिसमें आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, होता 562। अगर कोई बच्चा कहेगा मुझे 600 नंबर टारगेट करने ही करने हैं अगले साल, 600 में उसका कुछ भी नहीं होगा, है ना। 678 कट ऑफ चली गई, उसके बाद चलो स्टेबल रही। फिर आप कोई कहे नहीं मुझे 700 लाने ही लाने हैं, 676 कट ऑफ थी, 700 लाने हैं, अगले साल फिर कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए कोई अगले साल कोई कहे कि मुझे 810 नंबर लाने ही लाने हैं, उसका हो जाएगा, उसके अगले साल बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। एंड अगर आप यहां देखें 810 में, तो आपको अच्छा रैंक मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यूपीएससी किस तरह से मार्किंग कर रहा है, पेपर मुश्किल है आसान है, सेम चीज को यूपीएससी पहले 10 में से 7 दे देता है, अभी 10 में से 5 देना शुरू कर चुका है। क्या मार्किंग को लेके इंस्ट्रक्शंस हैं इंटरनली, हम नहीं कह सकते ना। तो इसीलिए हमें बाकियों से ज्यादा नंबर लाने होते हैं। वी हैव टू स्कोर मोर देन अदर्स, बट वी कैन नॉट एवर से कि आई हैव टू स्कोर द हाईएस्ट, और आई हैव टू स्कोर 300 में से 300। वो सीबीएसई 10वीं 12वीं वगैरह में जो हमारा ऑब्सेशन शुरू हो जाता है, वो यहाँ पे कैरी करने से हम शायद बहुत कुछ निकाल ना पाए, और हम राइट आइडियाज फॉलो ना कर पाए।
ठीक है, तो इसलिए मैं आपको चाहता हूं बताना कि हमें ज्यादा कैसे हम कर सकते हैं काम, प्रेजेंटेशन बेटर करें, है ना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ रहती है कि रिलेटिव एग्जाम को समझना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जो, और पर्टिकुलरली एक इस तरह की जो एक जब एग्जाम की बात होती है यूपीएससी लेवल की, जब हम बात करते हैं, जो आपके मोस्टली आपके कंपेटिटर हैं ये एनोनिमस हैं, आप उनको जानते नहीं हो कि किससे आपका मुकाबला है। तो इस पूरी जो स्थिति में, इस पूरी सिचुएशन में बेस्ट तरीका क्या हो सकता है एक्सेल करने का और अदर रैंक निकालने का। इसीलिए आइडिया इसकी रैंक निकालना है, 300 प्लस में आ जाए, 200 प्लस में आ जाए, 100 प्लस में आ जाए, 400 प्लस में भी क्या पता ना आए, है ना। तो इसलिए रैंक निकालना ही हमारा आइडिया होना चाहिए, हमेशा रैंक निकालना है। उससे भी ब्रेक डाउन करें तो अगर हम जो डेली प्लान टारगेट्स में क्या कर सकते हैं कि किस तरह से रैंक निकलेगा, एंड 300 प्लस आगे तो मजा आएगा। 300 प्लस अगेन, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं बहुत बार कि 300 प्लस अचीवमेंट लगती है हर साल, बहुत ही मुट्ठी भर बच्चों के 300 प्लस नंबर होते हैं। तो लेकिन अगेन मुट्ठी भर बच्चों की तो सिंगल डिजिट रैंक होता है, मुट्ठी भर बच्चे तो आईएएस बनेंगे, है ना। तो इसीलिए ऑब्सेशन अगर करना है तो हम राइट चीज का करें जिसका आउटकम हमें थोड़ा थोड़ा श्योर हो कि हमें रैंक निकालना है, कि जीएस बैलेंस करनी जरूरी है, जीएस में अच्छा स्कोर लाना जरूरी है, ऑप्शनल पे पकड़ होनी जरूरी है, क्योंकि जीएस बहुत डायनामिक होता है लेकिन स्टैटिक चीजें भी तो हैं। स्टैटिक पे मेरी पकड़ है तो स्टैटिक के बाद उसके बाद करंट में मैंने कुछ चीजें ऐड करी, देन ऑप्शनल थोड़े से अकेडमिक होते हैं, क्या मैं ऑप्शनल में चीजों को राइट तरह से अप्रोच कर पा रहा हूं, है ना। ये सब चीजें जरूरी हैं, उसी के साथ तो बनेगा क्या इंटरव्यू में ठीक से बात कर पा रहा हूं, अपने जो बातें सोची हैं मन में है क्या मैं वो ठीक से एक्सप्रेस कर पा रहा हूं, ये सब चीजें एडअप होंगी, अकॉर्डिंगली रैंक आएगा। तो इसलिए यहां पर जो प्रॉब्लम है वो है एक और प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यूपीएससी में। एक ये वाली प्रिपरेशन की प्रॉब्लम है, वो है एनोनिमस कंपेटिटर की। आपको पता ही नहीं कि आप किससे मुकाबला करते हो। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ऐसा होता है, लेकिन आपको लगता है सीबीएसई में सर क्या पड़ता है फर्क, मैं 100 में से 100 लाना चाहता हूं, मैंने पूरी तैयारी की हुई है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊंगा, 100 में से 100 मेरे आ जाएंगे, मेरे स्कूल में भी आते थे, तो बोर्ड में भी आ जाएंगे। यूपीएससी में ऐसा कह पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सिलेबस वास्ट होने के साथ साथ सब्जेक्टिविटी भी आ जाती है, आप लिखते भी हैं ना। ओके, अब यहाँ बात को समझें कि एक ही तरीका है कि देख पाने का कि आप बाकियों के रिलेटिवली क्या कितने पानी में हैं, वो है टेस्ट को लिखकर, टेस्ट प्रैक्टिस करके। अब ना यहाँ पे इसको बात को समझें, टेस्ट मेरा तभी बढ़िया होगा जब मैंने सिलेबस कवर किया होगा। आप सिलेबस में पिक एंड चूज, 10वीं 12वीं में भी बहुत से बच्चे मेरे को याद है ऐसा कर लेते थे कि ये चैप्टर छोड़ा जा सकता है, इसका क्वेश्चन जो इतना नहीं आता इसका आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर आपको ऐसा करना बहुत रिस्की हो जाता है। ऑप्शनल में तो बहुत ही रिस्की हो जाता है कि अगर सिलेबस में कोई चीज लिखी हुई है, यूपीएससी वैसे ही हमें लगता है ना सिलेबस के बियॉन्ड कितना कुछ पूछता है। ऑप्शनल एक ऐसी चीजें हैं अभी भी जहां पर सिलेबस को फॉलो करोगे ना, नंबर निकाल लोगे आप, रादर एक्सेल कर पाओगे। और एक्सेल करने का मतलब सिंपली वही है कि रैंक के करीब पहुंच पाओगे। तो इसीलिए सिलेबस कवरेज एक एसेंशियल चीज है। मैंने सिर्फ 3 पॉइंट्स ही लिखे हैं यहाँ पर। एक चीज है सिलेबस कवरेज, सिलेबस को मत छोड़ना, मत भूलना, इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बार बार रिपीट करता हूं, सिलेबस को मत भूलना। सिलेबस इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज कवर की होनी जरूरी है। चाहे क्लासेस में जाओ, चाहे बुक से पढ़ो, टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, सब पढ़ा दिए बहुत ही अच्छा, नहीं पढ़ाया कुछ छूट गया तो टीचर को परेशान कर रहे हो और करा दो, खुद से भी शुरू कर दो। अगर कहीं पढ़ते हो तो लेट्स से नहीं कंप्लीट हुआ, मत प्लीज मत अपना वक्त जाया करो। बोलना जरूरी है, एक बार बोल दो कि सर करा दो, 2 बार 3 बार बोल दिया, ठीक है, और पैसा भी दिया आपने कहीं पे, लेट्स से कि आपने हो सकता है बहुत ही पैसा दिया, ऑफलाइन में तो बहुत ही पैसा जाता है। तो इसीलिए इस सब चीजों को, ठीक है वो अपनी हक की लड़ाई अलग चीज है, लेकिन सिलेबस कवर करके जाना। यूपीएससी आप इस हक की लड़ाई के नंबर नहीं देगा। सिलेबस में अगर कुछ कंपोनेंट्स छूट गए हैं तो यू हैव टू कंप्लीट देम। ढूंढो सोर्सेस, कहां से कंप्लीट होगा। एग्जाम, इस पर्टिकुलर एग्जाम में अगर आ गए हो तो हेल्प मिल जाए किसी से। कोचिंग सेंटर्स बहुत अच्छा काम करते हैं, डेफिनेटली मैं आपको बोल रहा हूँ, ना सिर्फ मैं बात करूँ, सिर्फ स्लीपी बहुत अच्छा काम करता है, सभी कोचिंग सेंटर्स अच्छा काम करते हैं। कोचिंग सेंटर्स ने से जितनी हेल्प निकल सकती है निकालो, उसके बियॉन्ड खुद डट जाओ, खुद काम करना शुरू करो। जो टॉपिक्स रह गए थे उनको कवर करो, छोड़ के नहीं जा सकते। सिलेबस में ऑप्शनल में तो मैं आपको चाह रहा हूं कि जितना भी एम्फेसाइज किया जाए कम है। ऑप्शनल में सिलेबस को छोड़ के नहीं जा सकते, एक भी टॉपिक छूट गया रिस्क बढ़ जाएगा। अब आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे मन में तो बहुत अच्छा चलता है आर्ग्यूमेंट, और लेकिन लिखने लगते हैं वर्ड्स ही नहीं आ रहे, कहाँ से शुरू करूँ, फ्लो कैसे बनाऊँ, अच्छे से मैं आर्ग्यू नहीं कर पा रहा, और जो पर्टिकुलरली राइट वर्ड नहीं आ रहा, दिमाग में था लेकिन इतना लंबा कैसे लिखूंगा। तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की दिक्कत हो रही है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की दिक्कत हो रही है ना, बहुत सारी चीजें ऐसा हो सकती हैं। तो लिखोगे 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 बेटर तो हो ही जाओगे, परफेक्ट बन जाओगे, परफेक्ट का नहीं मैं कह सकता,
लेकिन इतना बेटर हो जाओगे कि कम्युनिकेट करना सीख जाओगे, कि कम से कम एक्सप्रेशन आपका इंप्रूव हो जाएगा, और उतना ही चाहिए। आपने बहुत सारे टॉपर्स की भी कॉपीज ना हमारी वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं, और सॉरी, अनेकों वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं। आप जाके ना उन टॉपर्स की कॉपीज को देखिए, आपको लगेगा कि सच में ह्यूमन है, ह्यूमन। आपको ना जैसे ना बहुत बार लग सकता है कि टॉपर्स तो शायद एलियंस हैं, पता नहीं कहां से प्रकट हुए हैं। नो, टॉपर्स भी, आपको यकीन होना शुरू हो जाएगा कि आपके जैसे ही एक एस्पिरेंट थे, बस लिखते चले गए, एक्सप्रेशन अच्छा हो गया, लिखाई अच्छी हो गई, थोड़ा थॉट में स्ट्रक्चर है, आपको यकीन होना शुरू होगा कि आप भी लिख सकते हैं। तो लिखिए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। मेरे मानने में यही जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ हार्डवर्क है, डिफिकल्ट हार्डवर्क, जो बच्चे नहीं करते। बच्चे सिलेबस कवर कर लेंगे, बच्चे रट भी लेते हैं और नए नए तरीके से रट लेते हैं, लिखना नहीं शुरू करते, नंबर निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड देन तीसरी चीज है फीडबैक लो। फीडबैक लो, चाहे अपने सहपाठियों का, है ना, जो लेट्स से आपके आसपास अगर भाई बंधु दोस्त तैयारी कर रहे हैं, उनको भी पुश मिलेगा कि फीडबैक देना है भाई, है ना, कुछ पढ़ना पड़ेगा तभी फीडबैक दूंगा, है ना। आपको कोई बोल रहा है फीडबैक दो, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फीडबैक, और फीडबैक ना जो वर्केबल फीडबैक, कहीं कोचिंग में जाके भी पूछ सकते हो, कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। वर्केबल फीडबैक, चमत्कारी फीडबैक दे दिया, इतना 10 पॉइंट लिखे थे, 10 के 10 ही गलत बता दिया, आपके बिल्कुल बेकार पढ़ाई कर रहे हो आप, है ना, ये एटसेट्रा, वो वर्केबल नहीं लगता। आपको लगता है सर ठीक ठाक तो पढ़ाई की थी मैंने, ऐसा भी नहीं कि मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, सारा ही मेरा आंसर ही चेंज करवा दिया, तो वो वर्केबल नहीं लगता मुझे। वर्केबल होना चाहिए कुछ कुछ चीजें, कि 10 में से 2-3 पॉइंट हैं आपके, ये अगर ऐसे का ऐसे लिखते या स्ट्रक्चर में ऐसा का ऐसा कुछ बनाते तो काम अच्छा हो सकता था। बहुत से बच्चों को ना ये, अगेन मैं चाह रहा हूं बताना, ऑब्सेशन होता है कि ना ये मेरी आंसर शीट थी, ये पूरी लाल काली पीली अगर नहीं की हुई टीचर ने, तो टीचर ने पढ़ाई नहीं। आपको ना मैं 10 आपने चीजें लिखी हैं, 10 के 10 पर क्रिटिसाइज किया जा सकता है, बदला जा सकता है, लेकिन क्या वो वर्केबल होता है? इंसान की पर्सनालिटी एक दिन में बदल जाएगी। इंसान को मैं अगर पुश करना शुरू कर दूं, ये करो ये करो ये करो, आज मैं लेट्स से मैं बिल्कुल एकदम आराम से जो पैदल चलने वाला इंसान था, धीरे धीरे मैंने रनिंग शुरू किया, कल मैं जाके ओलंपिक्स में भाग सकता हूं क्या? मुझे पूरा जितना मर्जी आप बोल दो कि ऐसे भागना है, ये करना है, वो करना है, 10 सेकंड से कम में 100 मीटर पूरा करना है, मैं कर सकता हूं? नहीं होगा मुझसे भाई। तो इसलिए वर्केबल फीडबैक होना चाहिए। ग्रेजुअली 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 आप लिखते रहते हैं, 100-150 आंसर लिख देते हैं, है ना। उसके बाद यू योरसेल्फ लुक एट योर प्रीवियस आंसर्स, और आपको लगेगा कि थॉट इंप्रूव हो गया है और फ्लो इंप्रूव हो गया है, रिकलेक्शन बेटर हो गई है। जहां जहां पे कुछ नहीं याद आता मुझे, कुछ कुछ अब मैंने कुछ तरीके ढूंढ लिए हैं, जुगाड़ बना लिए हैं कि मैं कैसे ही बात को एक्सप्रेस कर दूंगा, है ना। तो इसीलिए ना वर्केबल चीजें ही होनी चाहिए जो आप कर सकते हो एग्जाम में। अदरवाइज तो चमत्कारी टॉनिक्स तो शायद दुनिया में बहुत सारे बिकते होंगे, लेकिन वर्केबल जो कि एग्जाम में आप उसको यूटिलाइज भी कर पाए, ये एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है। जैसे मेरी खुद की एज अ टीचर, मैं इसको इंप्लीमेंट भी करता हूं अपने लेक्चर्स में, कि वर्केबल रखनी है चीजें, जो एग्जाम लेवल में जाके, बच्चे के लेवल पे जाके थोड़ा सोचना जरूरी है कि वो जो रिप्रोड्यूस भी कर पाएगा। और टचवुड इसी कारण से शायद जो कंटिन्यूअसली रिजल्ट भी हमारा काफी अच्छा रहा है, जो अब बच्चे पढ़ते हैं, जुड़ते हैं साथ में, वर्केबल लगती हैं चीजें, एंड अकॉर्डिंगली एक्सेल भी करते हैं। तो अब इसीलिए मार्क्स टारगेट मत करो, सिलेबस टारगेट करो, कंप्लीशन टारगेट करो, उस पर आंसर लिखना टारगेट करो, फीडबैक टारगेट करो, ठीक है। बेसिक चीजों पे काम करोगे, ये इसका एक प्लान भी बना सकते हो कि कब तक मुझे क्या क्या कवर करना है। और अगर आपको लगता है कि एक जो बेसिक सा प्लान बना दूं अगर मैं, तो मुझे बता देना, आई विल शेयर अ प्लान विद यू। हम अपने कोर्सेज को तो जो अपना जो शेयर करते हैं कि हाउ वी विल शेयर द लेक्चर्स, उसी को ही फॉलो कर सकते हो आप। लेट्स से जो हमारा लेक्चर शेड्यूल है, जिसके हिसाब से हमारे पेड मॉड्यूल्स में, मैं आपको बता दूं, पेड मॉड्यूल्स में हमारे जो लेक्चर्स आते हैं, आप उस शेड्यूल को फॉलो कर लो। अगर आप पार्ट ऑफ कोर्सेज हो तब तो चलो वैसे मिल ही रहा है, उसके साथ साथ चलना पड़ेगा आपको, है ना, तभी, क्योंकि आंसर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, आपको लिखने भी पड़ेंगे। लेकिन अगर मान लो फॉलो नहीं कर रहे हैं, मान लो आप पेड मॉड्यूल्स का पार्ट नहीं हो, इस लेक्चर शेड्यूल को डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करके अपने आप से खुद पर दबाव, प्रेशर बनाते हुए पढ़ना शुरू करो। और स्लीपी क्लासेस के तो यूट्यूब के लेक्चर्स इतने देखे जाते हैं जो इतने बच्चों को हेल्प कर चुके हैं, गाइड कर चुके हैं, आप भी उसका फायदा उठा लो। तो इसीलिए ये बेसिक सी ही चीज है कि आप एक शेड्यूल बनाएं, एक टारगेट बनाएं, एक प्लान बनाएं, एंड अकॉर्डिंगली डिलीवर। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसा शेड्यूल और लेट्स से चाहिए, अगर आप कोर्सेज का पार्ट नहीं है और खुद से ही चाहते हैं करना, तो मुझे बता देना, आई विल ट्राई टू मेक वन फॉर यू। ओके, बाकी सोशियोलॉजी का मैं आपको चाह रहा था, ये जो सक्सेस रेट दिखाना बढ़िया रहा है प्रीवियस पास्ट कुछ ईयर से, जो टचवुड भगवान की ऐसे भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा दया दृष्टि की सारे बच्चे सोशो से आ रहे हैं कि उसमें लाइमलाइट में आ जाएंगे, यूपीएससी उड़ा देगा, ऐसा भी नहीं है कि सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। सोशियोलॉजी का सक्सेस रेट इज़ फाइन, एंड
इतना ही रहे और ना इससे बढ़े ना इससे घटे, तो वी आर हैप्पी। तो इसीलिए आप प्रिडिक्शन ये वो सेक्टर में बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करो। ह्यूमन टेंडेंसी है प्रिडिक्ट करने की, करते रहो थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है कि खुद को आप डिसफंक्शनल मत बना लेना कि आप बिल्कुल रुक ही गए, काम ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसीलिए तो यूपीएससी की मार्किंग एक्सेट्रा वगैरह कैसे रहेगी, कितने जो 10 नंबर के सवाल में 7 मिलते हैं या फिर 5 मिलते हैं, क्या इंटरनल इंस्ट्रक्शंस रहती होंगी एक्सेट्रा, क्यों गेस वर्क में पढ़ना, है ना। अपना काम करो बाकियों से, अगर बाकियों को इसमें 10 में से 4 मिले हैं, आपने इस तरह से बेसिक सा काम किया होना चाहिए, एग्जाम्पल जल्दी होनी चाहिए, आंसर में स्ट्रक्चर होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, 10 में से 5 दे दे आपको। जहाँ किसी को 4 मिल रहे हैं वहाँ 5 मिल रहे हैं, इफेक्टिवली नंबर आपके टोटल से बढ़ जाएंगे, इफेक्टिवली आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, इंटरव्यू में बेटर जो परफॉर्मेंस देना, मेंस एंड इंटरव्यू के नंबर जुड़ेंगे एंड अकॉर्डिंगली रैंक निकालने की तरफ बढ़ जाओगे। तो इसी तरह की चीज़ों को टारगेट करोगे, जो डूएबल है, वो डूएबल चीज़ों को टारगेट करोगे तो ही आप रैंक की तरफ बढ़ते हो। तो बाकी अगेन क्विक यहाँ पे आपके कोर्सेज के बारे में, मार्केटिंग कि हमारा जो एक पूरा फुल कोर्स रहता है जहाँ पर हम कंटेंट के हर जो चैप्टर लेक्चर खत्म होगा उसके बाद आपको एमसीक्यूज भी बता देते हैं। एमसीक्यूज पता क्यों, ताकि ना जो पढ़ा है ना वो आपकी बच्चों की ना टेंडेंसी तो है कि अभी भी वो 10वीं 12वीं थोड़े वाले मोड में रहते हैं कि चैप्टर पढ़ा था, एंड में कुछ ना क्विक टेस्ट ले ले मेरा। अब एमसीक्यू तो पूछेगा नहीं यूपीएससी सोशियोलॉजी के, लेकिन हमने लगा दी ताकि बच्चों को थोड़ा चेक कर पाएंगे कितना रिटेन हुआ। एंड अगर ना बच्चों को लगता है ना वहाँ पे अरे मैंने अभी पढ़ा था, मुझे याद ही नहीं आ रहा, इस एमसीक्यू में मैंने ऑप्शन ही मार्क करनी थी, ये भी नहीं हो पा रही, तो बच्चे यूजुअली वापस चले जाते हैं पढ़ने कि मैं एक बार दोबारा लेक्चर लगा लेता हूँ, है ना। बच्चों को पुश करने वाली बात ही है, नज करने वाली बात है, थोड़ा रियलिटी चेक देने वाली बात है, उस छोटी छोटी चीज़ों पर हम काम करते हैं। ठीक है, तो एंड वो रिटेंशन इंप्रूव करने के लिए कुछ करंट अफेयर्स एग्जाम्पल्स, जो बहुत सारे ना सोशो में करंट अफेयर्स से जुड़े हुए मैं बोलूं कि सवाल पूछे जाते हैं, दैट विल नॉट बी राइट। लेकिन करंट अफेयर्स को एज एग्जांपल्स आप अपने आंसर्स में डालें, आपका आंसर रेलिवेंट लगता है और समझना आसान हो जाता है। जैसे मैं आपको सिंपली बोलता हूं कि ऐसा कर लो, आपको ठीक ऐसा कर लूंगा, मैं बोलूं ऐसा कर लो, ऐसा मेधा आनंद ने किया था, ऐसा सृष्टि देशमुख ने किया था, आपको वो एग्जाम्पल लेके बता रहे, सुन लेता हूं। तो इसीलिए जब कोई आप एग्जाम्पल लेके बात करते हैं तो सामने वाला आपकी बात को थोड़ा ज्यादा सीरियसली सुनता है और उसको समझना भी आसान हो जाता है और उसमें क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है ना। तो ये सब चीजें, मेंटरशिप भी रहती है, डाउट रेजोल्यूशन के लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, और टेस्टिंग बहुत ही एक्सटेंसिव हम फोकस रखते हैं, टेस्टिंग करते रहे, क्योंकि लिखना ही तो सिखाना है आपको, थॉट एटसेट्रा विचार तो बातें सुन सुन के बहुत डेवलप हो जाएंगे आपके, क्या उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, एक्सप्रेशन इंप्रूव करने पे काम करते हैं। चैप्टर वाइज समरीज वगैरह भी हम जैसे मेंस में बच्चों को प्रोवाइड करते थे, यहाँ पर भी प्रोवाइड करनी हमने शुरू कर दी है क्विक, जैसे कभी बहुत दिन से नहीं पढ़ा चैप्टर, समरी जाके सुन ली, कुछ कुछ याद जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो बाकी अगर 2024 का टारगेट कर रहे हैं कोर्स, तो वहां पर जो क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू हम लेक्चर्स ले रहे हैं एंड सिलेबस के नोट्स तो चलो होंगे ही होंगे, करंट अफेयर्स भी हैं जो इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, और रट्टाफिकेशन नोट्स पूरे चैप्टर को कंसाइज कर दिया 3 पेज में, और ताकि जल्दी से जल्दी लास्ट मिनट में ना आपको रिटेन करना पड़ता है, लास्ट मिनट में आपको रट्टा लगाना ही पड़ता है। आप जितने भी आपने कहानी समझी हो एक्सेट्रा, रट्टा लगाना लास्ट में जरूरी होता है, तो उस पर काम करते हैं। एंड टेलीग्राम ग्रुप भी है, लास्ट टाइम यहीं पर ही तो जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे मेधानंद का भी टेलीग्राम ग्रुप एक चैनल था, अभी है, तो उसमें भी देखना आप, इवन वहां पर भी उन्होंने शेयर किए हैं अपनी कुछ आंसर कॉपीज, वो खुद से ही लिख रही थी टेलीग्राम ग्रुप में, बाकी बच्चों को एनकरेज करते हुए कि आप भी मेरे पेपर को फीडबैक दें, आप भी लिखें, मैं आपके पेपर को फीडबैक दे दूंगी, है ना। जो बाकी चल रहा है पूरे कोर्स में, लेट्स से आंसर राइटिंग एक्सेट्रा, उसके बियॉन्ड खुद से इनिशिएटिव, कितनी बढ़िया बात है। एंड देन जो बाकी मेंटरशिप, जो पास के कुछ लोग सिलेक्टेड हैं वो हमारे साथ एसोसिएटेड रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि बच्चों को गाइड कर सकते हो तो कर दो, तो आप उनसे भी अकॉर्डिंगली अपॉइंटमेंट लेकर मेंटरशिप ले सकते हो। लेकिन अगेन आई रिपीट, ये 2 चीजें हैं जो आपको रैंक दिलाती हैं, सिलेबस कवरेज एंड उसको कितना लिख पाते हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज, तो इसीलिए लिख पाओगे, टेस्ट कर पाओगे, टेस्ट पे कुछ फीडबैक मिलेगा, उसको अपना पाओगे तो रैंक की तरफ आगे बढ़ जाओगे। अदरवाइज सोचते रह जाते हैं कि कैसे 300 प्लस स्ट्रैटेजी सेशन लगा लूँ, कुछ ये वो एक्सेट्रा। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोस जहां पे आपको सुन के बहुत आनंद मिलेगा, लेकिन पता नहीं होगा करूं क्या। लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूं बताना, करो, ये करो, सिलेबस कंप्लीट करो, एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये सबसे एसेंशियल एंड सबसे फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट है। बाकी करंट अफेयर्स का भी एक हमारा सिंपल ओनली करंट अफेयर्स का भी कोर्स है सोशियोलॉजी का, आपको फुल कोर्स आप कहीं और अटेंड कर रहे हो या कर चुके हो, स्लीपी से अटेंड पहले, कहीं यूट्यूब पे वीडियो देख चुके हो, खुद से नोट्स बना चुके हो, तो करंट अफेयर्स भी हम कवर करते हैं ईपीडब्ल्यू से, इंडियन एक्सप्रेस से, और अगर जो बाकी द हिंदू या कोई और अखबार मैगजीन में इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल कुछ अगर आर्टिकल रहता है या कोई चीज़ पर डिबेट चल रही है, वो हम कवर करते हैं, ताकि आप इन चीज़ों पर
खुद अगर टाइम लगाएंगे बहुत एक्स्ट्रा टाइम लगता है, तो लेकिन यहाँ पर आपको सामने थोड़ा सा बना बनाया मिल जाता है, क्योंकि लेट्स से जैसे सुसाइड्स क्यों हो रहे हैं बहुत सारे, है ना, इस पर इनइक्वालिटी क्यों बढ़ रही है, घट रही है, इस पर, है ना, ये सवाल स्टैंडर्ड हैं, पूछे जाते हैं बार बार, आप नहीं भी पूछे जाएं, इतना स्टैटिक कंटेंट में इतनी जगह पे स्कोप है, आप इसको एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही चीज मैं चाह रहा था आपके साथ शेयर करना कि आपने 300 प्लस ये वाला रैंक 1 टारगेट कर रहा हूं मैं, रैंक 2 टारगेट कर रहा हूं, नो, हम ऐसा कह ही नहीं सकते, हम ऐसा कर ही नहीं सकते। हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है, वो है डुएबल चीजें, सिलेबस ढंग से कवर करना, टेस्ट अच्छे तरीके से लिखना, फीडबैक मिले उस पर अमल करने की कोशिश करना। तो यही कुछ चीज़ों पे काम कर सकते हैं, यही डुएबल्स भी हैं, इन पे काम करो एंड अकॉर्डिंगली रैंक निकालो। और अगर कोई डाउट है, किसी तरह की पर्टिकुलर हेल्प चाहिए तो प्लीज़ लेट अस नो। अदरवाइज अगेन मैंने बताया, हम कोर्सेज में तो बहुत सिस्टमैटिकली शेड्यूल तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं, बच्चे जुड़ जाते हैं, बच्चे भी एक शेड्यूल में आ जाते हैं और सिस्टमैटिकली आगे बढ़ते रहते हैं। इवन इन स्टिल अगर आपको लगता है कोई और हेल्प चाहिए, कोर्सेज का पार्ट नहीं है, आप किसी तरह से आप मेंटरशिप वगैरह नहीं ले पा रहे, तो कमेंट्स में बताना, we'll try to help our best. We have been doing this for the last so many years. We'll continue doing this even in future. Alright, चलिए मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियोस में। बाय बाय, टेक केयर।